हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था। और ये आपका केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था, जिसमें ये बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज करता है, जिसमें मैंने आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ाया था। और उसके बाद मैंने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया था। आर्हेनियस इक्वेशन से कैसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। आज उनके क्वेश्चंस को करना है और आज केमिकल काइनेटिक्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। और ध्यान से पढ़िएगा और ये न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बट इसमें कैलकुलेशंस बहुत होते हैं, इसलिए आपको देखना है कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को आज कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है ये भी मैं बताऊंगा, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक आपका ये है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। इसके पहले मैंने इसके फॉर्मूला को डिराइव किया था, आज मैं इसके क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ कि मैंने आपको क्या फॉर्मूला डिराइव किया था। देखिए इसके दो फॉर्मूला थे, एक था आपका log k इक्वल टू log k इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log A। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था जो मैंने डिराइव किया था। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन ही है, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन को मैंने लॉग के टर्म्स में लिख दिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ कौन सा चीज़ क्या बताता है मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको पहले सब बताया है। के आपका रेट कॉन्स्टेंट को डिनोट करता है, ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करता है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और ए को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये था आपका। और एक और फॉर्मूला था जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर जो आर्हेनियस इक्वेशन मैंने डिराइव किया था वो ये था, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, T1 T2 हाँ 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये आपका फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूला था। ये आपका था एक टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन और ये आपका था दो टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन। दोनों ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। और इस पे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को कराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी और आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ वही है, दो अलग अलग टेम्परेचर है, यहाँ पे सेम टेम्परेचर है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आता है आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो न्यूमेरिकल्स में जब फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालने के लिए बोले तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको दो टेम्परेचर और दो रेट कॉन्स्टेंट वाले क्वेश्चंस मिले, जैसे आपको दो टेम्परेचर दे दिया, दो रेट कांस्टेंट दे दिया और एक्टिवेशन एनर्जी पूछा, तो आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं लिखा है उसे आप फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल है आपका वो ये आपका न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन are 0.02 per second and 0.07 per second respectively. Calculate the value of EA and A. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, दो टेम्परेचर आपका दिया हुआ है। एक टेम्परेचर आपका 500 केल्विन, जिसे आप T1 मान सकते हैं 500 केल्विन, T2 है आपका 700 केल्विन। ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है। पहले वाले का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपका, यानी कि इसका K1 दिया हुआ है 0.02 पर सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और K2 है आपका 0.07 पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, और इससे आपको सिर्फ दो चीज़ निकालने के लिए बोला है, E बराबर वॉट और A बराबर वॉट। देखिए मैंने एक क्वेश्चन को जान के चुना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए जो आपका मैंने कहा सेकंड फॉर्मूला यूज़ होगा, वो भी आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसके लिए आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी आपका यूज़ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं EA निकालता हूँ, क्योंकि EA नहीं निकलेगा तो A भी नहीं निकलेगा। तो EA निकालने के लिए मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। मैंने यही फॉर्मूला लिखा था। कंप्लीट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो log K2 का वैल्यू आपका कितना है 0.07 बाई 0.02 इक्वल टू EA बाई 2.303 R का वैल्यू है आपका 8.314 होता है। मैंने आपको बताया भी था पहले, और अगर आपको नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपका R का वैल्यू है। 1 बाई T1 आपका है 500 केल्विन
-1/700 केल्विन, ये आपका है। अब देखिए अब कंप्लीट कैलकुलेशन है या नहीं, हालांकि इस साइड आपका लॉग आ रहा है, इसका लॉग को कैलकुलेट करना होगा आपको। पॉइंट से पॉइंट को आप हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 7/log 2। log 7/log 2 को आप लिख सकते हैं log 7 - log 2। मैंने आपको पहले भी log 7 और log 2 का वैल्यू को निकालने सिखाया है, कैसे आप log 7 log 2 निकालते हैं। हालांकि ये log 7 log 2 आपको याद भी करवाया होगा, ठीक है। बाई EA/2.303 इंटू 8.314, यहाँ के बाद आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 500 इंटू 700, और 500 कॉमन हो गया तो 700 माइनस 500 आएगा। log 7 का वैल्यू मैंने आपको बताया था 0.845 होता है, 0.845 माइनस log 2 का वैल्यू होता है 0.301। ये मैंने पहले वीडियोस में बताया है, लॉग को अलग से लॉग देख के कैसे लॉग टेबल निकाला जाता है, लॉग टेबल देख के और बिना लॉग टेबल देखे कुछ लॉग्स को याद करके भी लॉग का वैल्यू कैसे लिखा जाता है, मैंने पहले भी बताया है आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, EA/2.303 इंटू 8.314, ये आपका माइनस करके 200 आएगा, और ये आपका आएगा 35 हो गया, और उस पर 4 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो तो आपका कट गया, ठीक है। इसको आप माइनस कर सकते हैं, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 3 गया तो 5, 0.544, और EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू 2 इसको 2 से आप काट सकते हैं, ठीक है। आपका कटेगा 1 15, फिर उसके बाद 1 0 5, इतना देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 1/1750, ठीक है। फिर से देख लेता हूँ, एक बार में काटा, 1 15 2 7 15 14 हो गया, 1 0 5, हाँ ठीक है। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर EA = 0.544 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1750, इससे आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 18231.4 जूल पर मोल। ये आपका यूनिट है इसका एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं अगर गलती है तो आपका आंसर आपको मिला लेना है 18231। यहाँ छोटा सा लॉग का जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि आपको लॉग टेबल मैंने सिखाया था। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल चुका है। नेक्स्ट आपका टारगेट है फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालना, और ये कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। मेरा मेन आंसर एक्टिवेशन एनर्जी का आंसर से मतलब है मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगा। आप इस जो ये मैंने निकाला है इसे आप किलो जूल में भी बदल सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में इसके आंसर किलो जूल में भी दिए रहते हैं, तो अगर आपको किलो जूल में बदलना है तो इसे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये किलो जूल में बदल जाएगा, किलो जूल पर मोल में फिलहाल है। अब आपको निकालना है ए निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वो आपका क्या था, log k = उसके बाद EA/2.303 RT प्लस log a, ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ एक चीज़ छोड़ दिया, यहाँ माइनस होता है, ठीक है, और मैंने शायद जो पहले फॉर्मूला लिखा भी था वहाँ पे भी मैंने छोड़ दिया था ये माइनस, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो log k = -EA/2.303 RT प्लस log a, ये है आपका इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ k और t है और यहाँ हमारे पास k1 t1 k2 t2 था, तो कौन सा रखें, तो आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसे रखिएगा, अगर आप k1 रखिएगा तो आपको t1 रखना पड़ेगा, अगर आप k2 रखिएगा तो आपको t2 रखना पड़ेगा। तो मैं k1 और t1 रख रहा हूँ, तो k1 रखने से k1 का वैल्यू है 0.02, कोई भी रख सकते हैं लेकिन मैं छोटे वैल्यू को ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन भी कम होगा इससे। -EA/2.303 R का वैल्यू रख दिया 8.314, और टेम्परेचर कितना 500 प्लस log a। इसमें आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा क्योंकि लॉग उधर जाएगा और एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही लॉग और एंटी लॉग दोनों सिखाया था, ठीक है। अब आप इससे पहले तोड़ दीजिए, तो ये आपका है log 0.02, इससे आप हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। log 2/log 100 को आप लिख सकते हैं log 2 माइनस log 100 को आप लिख सकते हैं log 10 को पावर 2, ठीक है। और इधर आप कैलकुलेशन कीजिए, -EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू 500 प्लस log a, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ के बाद, ठीक है। log 2 का वैल्यू होता है आपका 0.301 और log 10 to the power 2 का वैल्यू होता है 2 log 10, ये आपका पावर आगे आ जाता है, तो 2 log 10 का वैल्यू 1, यानी कि ये आपका हो गया सिर्फ 2, इधर हो गया बराबर -EA/2
2.303 सॉरी मैंने ई ए का वैल्यू नहीं रखा, ई ए का वैल्यू रखना पड़ेगा 18231.4, इसे आप रख दीजिए इंटू 8.314 इंटू 500 प्लस log a हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक आकर हो गया होगा। अब क्या है कि इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये आपका कितना आएगा -1.2 में से गया तो 10 में से एक गया तो 9 और 9 में से 0, 9 में से 3 गया तो 6, ये आपका आएगा बराबर। इसे आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये कितना आता है आपका। ये आएगा 8.3, चलिए ये आपका आएगा 1.904 -1.904 आएगा। ठीक है, प्लस log a, इसे आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, log a मैं निकालना चाहता हूँ तो log a बराबर तो क्या होगा, ये आपका इधर आ जाएगा -1.699 प्लस 1.904। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट इधर मैं कर देता हूँ तो क्या होगा log a इक्वल टू, इसे आप माइनस कर दीजिए तो 4 में से 9 गया तो 5 हो गया, 14 में से 9 गया तो 9 में से 9 गया 0, फिर आपका 9 है, 9 में से 6 गया तो 3 और आपका हो गया 0.305। ठीक है, सॉरी ये 0.305 नहीं 205 आएगा। 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, फिर 8 में से 0 गया तो इतना और 9 में से 6 गया तो 5 हो गया, हाँ सॉरी ये 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको देख रहे होंगे आप कि log a इक्वल टू 0.205 आया, यानी कि a निकालने के लिए log को उल्टा करना होगा। log जब रिवर्स जाता है तो ये बन जाता है आपका एंटी लॉग 0.205। इसका आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव का एंटी लॉग है, पॉजिटिव का एंटी लॉग निकालना आसान होता है। आपको करना क्या है, पॉइंट के पहले का डिजिट को आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, पॉइंट के बाद का दोनों डिजिट को मिला दीजिए। तो ये हो गया 0.20, उसका 5 देखना है आपको। एंटी लॉग टेबल में 0.20 का 5 देखना है। तो एंटी लॉग टेबल में 0.20 का जो 5 आता है वो आता है आपका 1603। अपने एंटी लॉग टेबल में आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल दिया जाता है, उसे आप देख के बता सकते हैं वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 1603 आएगा और आगे में आपको अपने मन से पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये रूल था आपका। उसके बाद आपका ये भी रूल था कि जो मीन डिफरेंस होता है इसको पीछे जोड़ा जाता है। तो इसमें कोई मीन डिफरेंस तो है नहीं, तो कुछ जोड़ने का जरूरत है नहीं। ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर, 10 का पावर आप क्या चढ़ाते हैं, तो पॉइंट के पहले जितना नंबर है उसमें 1 जोड़ के 10 का पावर लगाते हैं। तो 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 हो गया, 1 लगा दीजिए पावर, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.603 आंसर। ये आपका हो गया 1.603 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ ए एंड ई ए, दोनों निकल गया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको दोनों चीज़ सीखने को मिलता है। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में जिसमें सिर्फ आपको ईए पूछेगा, ये दोनों देकर के ईए पूछेगा। तो आप बताइए, आपको कैलकुलेशन खुद से कोई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिले जहां आपको ए निकालना हो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये जान के क्वेश्चन कराया तो आपको ईए और ए दोनों निकालने को आ जाए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिलेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 5 1 2 3 4 5 वेरिएबल है। अगर मैं ऐसे हटा देता हूं तो 5 में से आपको ई दे देगा, T1 दे देगा, T2 दे देगा, K1 दे देगा, हो सकता है आपको K2 पूछ ले। तो कोई भी चीज़ को घुमा फिरा के पूछे, आपका इक्वेशन सिर्फ 2 है और इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आपको दे दूंगा, जिसे आप बनाइएगा और उसके आंसर को कमेंट कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, होमवर्क में। तो और वो बहुत आसान होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और एनसीईआरटी का सोल्यूशन अगर आप लोग रखे होंगे सोल्यूशन बुक, तो आप उसमें भी आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से करा रहा हूँ और वो थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन नंबर है 26, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 26 नंबर एक्सरसाइज का। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन इस इक्वेशन के आधार पर होता है। आपका इक्वेशन है K बराबर 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपका लिखा हुआ है e टू दी पावर, e एक्सपोनेंट है आपका, यहाँ तक आपका ब्रैकेट है छोटा सा, e टू दी पावर -28,000 K बाई टी, K
बाई टी है आपका, ठीक है। आपको पूछ रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दे दिया और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा होगा। तो देखिए ऐसे जो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको बताया। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कैसे निकलेगा कुछ भी। तो आप याद कीजिए कि आर्हेनियस इक्वेशन जो आपने मेन आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा था, लॉग वाला नहीं, एक्सपोनेंट वाला जो शुरू में आपने पढ़ा था, जिसके हेल्प से आपने लॉग वाला निकाला था, वो ये था k बराबर a e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। आपको याद आ गया होगा, ये इक्वेशन था आपका, ठीक है। k बराबर a e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, ये इक्वेशन था। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि a बराबर आपका इतना आया। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछता कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड a, एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो अगर फ्रीक्वेंसी फैक्टर करता तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको साफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंट के पहले क्या है यहाँ a, और यहाँ एक्सपोनेंट के आगे क्या है, ये है। तो इसका मतलब a इसके बराबर हो गया, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है, और ये चीज़ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो आप इसे कंपेयर कीजिएगा, तो इसमें लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिख सकते हैं माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू माइनस 28,000, के आपका यूनिट हो गया और हो गया आपका टी बाई टी, ठीक है। अब आप यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है। तो देखिए टी से टी आपका कैंसिल हो गया, एक्टिवेशन माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो उस आर को उधर भेजना होगा, यानी कि 28,000 बाई इंटू आर, आप कर दीजिए आर, ठीक है, क्लियर। और जब आप कीजिएगा तो 28,000, और इसका यूनिट क्या है आपका, ये यूनिट है, सो कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं, ये यूनिट है आपका के, ठीक है। और के मतलब केल्विन हुआ, और आर जो है आपका किसका वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट के साथ आपका आंसर आता है। तो देखिए ये केल्विन है, ये भी केल्विन है, केल्विन से पर केल्विन, ये पर केल्विन है, ये केल्विन है, कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया आपका आंसर। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे किलो जूल में दिया हुआ है आंसर 232.79 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आपका आंसर हालांकि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये किलो जूल में दिया हुआ आंसर। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका शायद ये एक 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 23279, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपका ये आएगा जूल पर मोल, ये आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। और इसे किलो जूल में आप ऐसे लिख सकते हैं, तो हो गया ये। देखिए आपका यूनिट भी आ गया जूल पर मोल। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर ये है, इसके अप्रॉक्स आ सकता है, ठीक है। आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे किलो जूल मिला रहे हैं। तो जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 3 आपका 232.79 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने इसे बताया, ठीक है। तो ये भी आप देख लिए होंगे, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब बना लेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और या तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और तो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपका जो है वो आप बता रहा हूँ कि कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या नाता है, ठीक है। मैंने आपको याद कीजिए शुरू में बताया था जब स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले मेन 3 फैक्टर्स होते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक था आपका कंसंट्रेशन, दूसरा था आपका टेम्परेचर, तीसरा था कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारे लेक्चर्स उसमें लग जाते हैं। टेम्परेचर वाले मैंने 2 से 3 क्लास में आपको समझाया, और अब कैटलिस्ट वाला जो मैं आपको इफेक्ट समझाने वाला हूँ ये आपको बस 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। और यही बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, एक्सप्लेन करो, है ना। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसी को घुमा फिरा के बहुत तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज कैटलिस्ट, हाउ डज इट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
या बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि हाउ डज ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन ग्राफिकली, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रहे, क्वेश्चंस कुछ भी रहे, अगर रेट और कैटलिस्ट वर्ड आ गया तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होता क्या है। हिंदी में उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, उत्प्रेरक, ठीक है। तो देखिए बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट का एक्टिविटी आपको सिर्फ यही नहीं मिलेगा। आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में चले जाएं, या आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ें, या आप बहुत सारे रिएक्शंस के मैकेनिज्म को पढ़ें, तो कैटलिस्ट आपको बहुत जगह मिलेगा, ठीक है। तो क्या करता है कैटलिस्ट, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए होता क्या है कि मान लिए आपका दो रिएक्टेंट है A प्लस B, ठीक है। ये दोनों को रिएक्शन करना है और C आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करना चाहते हैं तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाते हैं, या करते भी हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं। इतना स्लोली करते हैं कि इस रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लग जाता है। तब रोल आता है कैटलिस्ट का। ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्टेंट को भी थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, जगाता है, ठीक है। थोड़ा सा उसे एक्टिवेट करता है, मतलब उसको रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, और इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। और दोनों के जब रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा तब ये और ये दोनों जो है एक दूसरे से तेजी से रिएक्शन करने लग जाएंगे। तो देखिए करता क्या है, ये कैटलिस्ट का काम क्या है कि इस A और B दोनों के साथ ये एक्टिविटी शो करेगा। मतलब ये इसको भी एक्टिवेट कर रहा है, देखिए, और इसको भी एक्टिवेट कर रहा है। दोनों को एक्टिवेट करने का काम करता है, दोनों को ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि आप रिएक्शन करिए, ठीक है। मतलब इससे भी दोस्ती किया, इससे भी दोस्ती किया, और जब दोनों से दोस्ती होगा तो धीरे धीरे आपको पता है दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका भी दोस्त है तो इन दोनों में भी दोस्ती शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में भी दोस्ती शुरू हो जाता है, और फाइनली क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा और ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और ये दोनों बॉन्ड बना लेगा। और बॉन्ड बनाने के बाद C जो कैटलिस्ट था आपका, वो वैसे ही निकल जाएगा जैसे वो आया था। मतलब A और B के बीच बॉन्ड नहीं बन रहा था, अब C क्या किया, इसके साथ भी थोड़ा देर बॉन्ड बनाया, इसके साथ ही पार्शियल बॉन्ड बनाया, मतलब दोनों को एक्टिवेट किया। और जब दोनों को एक्टिवेट किया तो ये दोनों में भी आपस में दोस्ती शुरू हो गया, और जब ये दोनों में दोस्ती हुआ तो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना और C आपका निकल गया। क्योंकि C का काम ही यही होता है, कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि वो रिएक्शन में खर्च बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने रिएक्शन में 5 ग्राम कैटलिस्ट लिया है तो रिएक्शन खत्म होने के बाद आपको 5 ग्राम कैटलिस्ट वापस मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये कंज्यूम हो गया तब ये कैटलिस्ट नहीं रिएक्टेंट कहलाएगा, तब तो ये रिएक्टेंट हो गया। ये खर्च होगा ही नहीं, बस दोनों को एक्टिवेट करेगा और रिएक्शन को स्पीड कर देगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जैसे देखिए आप ये से समझ सकते हैं, ये आप लोग हो गए, ये आपका किताब कॉपी हो गया, ठीक है। आप लोग खुद से किताब कॉपी से पढ़ाई करते हैं? नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बहुत धीरे धीरे आपका पढ़ाई होता है, ठीक है। ये आप दोनों में मतलब 36 का आंकड़ा है, आप लोग दोनों आप और जो आपका किताब कॉपी है आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, या बहुत धीरे धीरे होता है। जो पढ़ाई आपका 10 दिन में होना चाहिए वो 1 महीना में होता है। तो इस जगह पे रोल आता है टीचर का। कैटलिस्ट एक तरह का टीचर है। ये क्या करता है, आपसे भी थोड़ा बहुत संबंध बनाता है और किताब कॉपी से भी संबंध बनाता है, मतलब दोनों को एक्टिवेट करता है। किताब कॉपी भी लिया और आपको भी लिया, और आपके और किताब कॉपी के बीच में दोस्ती कराता है कि देखो भाई ये सब पढ़ना है तुमको, ऐसे से पढ़ो, ठीक है, पढ़ने में आसान हो जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये हो गया टीचर, ये हो गया आप, और ये हो गया आपका सिलेबस या किताब कॉपी। तो इन दोनों के बीच में आपका दोस्ती कराने का काम कौन किया? टीचर। तो जैसे ही आप दोनों में दोस्ती शुरू हो जाता है तब क्या होता है, एग्ज़ाम आता है। जब एग्ज़ाम आता है तो आपके और किताब कॉपी के बॉन्ड बन जाएगा और वो टीचर अलग हो जाएगा। ये टीचर अलग हो गया और आप दोनों में बॉन्ड बना दिया। अब ये कैटलिस्ट क्या करेगा, किसी और रिएक्टेंट को कैटालाइज करेगा। ये टीचर क्या करेगा, किसी और स्टूडेंट को ऐसा ही एक्टिवेट करेगा, पढ़वाएगा, ताकि आपका रिजल्ट या प्रोडक्ट बन जाए। समझ में आया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट क्या किया। तो ये कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इस चीज़ को कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, क्वेश्चन ये आता है, कैटलिस्ट है क्या, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं समझा देता हूँ। कैटलिस्ट वो बाहरी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए, जो बिना रिएक्शन में बिना खर्च हुए रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। आपको जरूरी नहीं कि आप बढ़ा देता है लिखिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते भी हैं। तो आप सिर्फ इतना ही लिखिएगा, कैटलिस्ट वो बाहरी सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, ठीक है, उसे ही कैटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा कैटलिस्ट का एग्जांपल दो, तो ये तो मैंने आपको जस्ट समझाया ना। तो कैटलिस्ट का एग्जांपल आप दे सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनता है, या पी ब्लॉक चैप्टर में ये रिएक्शन देखिएगा,
ठीक है। तो आयरन वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जब SO2 + O2 SO3 बनाता है तो ये रिएक्शन में भी कैटलिस्ट यूज होता है V2O5। ये 2 जगह मैंने कैटलिस्ट बताया, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट का एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो आपको ये लिखना है। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन हुआ द फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, द फॉरेन सब्सटेंस विच change the rate of reaction, which change the rate of reaction without itself being consumed, without itself being consumed, ठीक है। The catalyst is a foreign substance which can change the rate of reaction without itself being consumed, जो रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे, वैसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहा जाता है। उसके बाद आप ये 2 एग्जाम्पल डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप नीचे लिखिएगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसमें आपको 2 लाइन यहाँ भी लिखना है, ठीक है। आप ये लिखिएगा द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिख देना है, ठीक है। ये वाला जो मैंने एग्जांपल आपको बताया वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब तो ये हो गया, लेकिन सवाल आपका मन में अभी भी एक अधूरा रह गया होगा कि सर कैटलिस्ट का काम क्या है। ये तो समझ में आ गया कैटलिस्ट कैसे काम करता है, लेकिन कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता होगा, ठीक है, ये इस चीज से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ डज इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलने वाला है, आपको ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, जो मैं भी बना रहा हूं, ठीक है। देखिए, तो ये ग्राफ आपको बनाना ही बनाना है। ग्राफ में ये आपको एक्सप्लेन होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे स्पीड करता है। अभी आपको ये समझ में आया कि कैटलिस्ट का रिएक्शन में रोल क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन में करता क्या है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करता है, इंक्रीज कैसे करता है, ये आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा। देखिए, ये ग्राफ मैं पहली बार नहीं बना रहा हूं, ये ग्राफ आप लोगों ने जब थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसमें भी ये ग्राफ मैंने आपको बनाया था, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है, इस साइड आपका क्या है, रिएक्टेंट। किसके किसके पीछे ग्राफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। और इधर आपका प्रोडक्ट है। ये ग्राफ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। ये पूरा एनर्जी को कौन सा एनर्जी बोलते हैं, इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी कौन सा रिएक्शन, कौन सा एनर्जी कहलाता है, आपको याद होगा, इसे कहा जाता है EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो बोल रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने ग्राफ बना तो दिया, लेकिन ये ग्राफ बता क्या रहा है। ये ग्राफ में ये था कि कैसे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट के पास अपना खुद का एनर्जी होता है, इस एनर्जी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी बाहर से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और उतना एनर्जी पा करके रिएक्टेंट एक स्टेट पे पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वहां जाने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्सप्लेन किया है बहुत डीपली से, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट यहां पर क्यों आएगा, देखिए, ये रिएक्शन तो कोई रिएक्शन जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसका एनर्जी कैसे चेंज होता है ये आप लोगों ने देखा, कौन कौन सा एनर्जी पार्टिसिपेट करता है और कैसे एनर्जी चेंज होता है ये आप लोगों ने देखा। अब इसमें कैटलिस्ट का क्या काम है देखिएगा। देखिए, आपको समझना है, ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी पहाड़ के एक किनारे पे खड़े हैं, आपको इस पहाड़ से इस जगह से आपको यहाँ पहुँचना है, तो पूरे पहाड़ को आप चढ़ करके यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। आपको मेहनत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ तक आपका खुद का एनर्जी था, आपको कोई खींच के वहाँ तक लेके जाएगा चोटी तक, और वहाँ से आपको पहाड़ के दूसरे किनारे पे पहुँचना है। टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता दे रहा हूँ और ये रास्ता आपको यहाँ तक ही चढ़ना है और ये आपको प्रोडक्ट तक पहुँचा देगा, ठीक है, तो देखिए आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा कि वाह क्या शॉर्टकट रास्ता है, आपको उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, आपको एक शॉर्टकट रास्ता दे करके आपको प्रोडक्ट के पास पहुंचा दिया, ठीक है। तो आपको खुशी मिलेगी। और ये केमिकल रिएक्शंस, आप बताइए, सोचिए आप, जो बिना शॉर्टकट रास्ता के जो लॉन्ग कट रास्ता था उसमें ये रिएक्शन कितना टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। लेकिन अगर ये शॉर्टकट रास्ता से कोई रिएक्टेंट के से प्रोडक्ट के पास पहुंचा दे तो उसमें टाइम तो बहुत कम लगेगा कि नहीं लगेगा। यही काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथवे प्रदान करता है। अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे का मतलब होता है एक वैकल्पिक पथ, एक एक्स्ट्रा, एक शॉर्टकट रास्ता।
एक शॉर्टकट रास्ता प्रोवाइड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक शॉर्टकट रास्ता देता है, और उस शॉर्टकट रास्ता को देने से होता क्या है कि आप देखिए इसमें क्या चेंज आया होगा। रिएक्टेंट का एनर्जी तो वही है, प्रोडक्ट का एनर्जी भी वही है, सिर्फ चेंज किस चीज में आया तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी में आया। पहले आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, लेकिन अब आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना ही है। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ आपका एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये आपका कैटलिस्ट के बिना है। यहां से यहां तक जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपका कैटलिस्ट के बिना है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है आपका कैटलिस्ट के साथ है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब कैटलिस्ट एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड किया तो जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतना जरूरत था, अब इतना एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं है, आपको इतना एक्टिवेशन एनर्जी में ही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि कैटलिस्ट का काम है किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाना है तो उसके लिए वो एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, और अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करने से आपका एक्टिवेशन एनर्जी घट जाता है। एकदम यही जान लीजिएगा कि कैटलिस्ट का मेन काम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, क्योंकि जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो आपको वहां तक पहाड़ तक पहुंचने का जरूरत नहीं है। अब आपका ये हो गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतना था, अब इतना हो गया, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट आपको जल्दी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि हाउ डज ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये ग्राफ बनाना है। या आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ए कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो भी आपको ये ग्राफ बनाना है। इसके पहले मैंने जो आपको बताया वो आपको लिखना ही है, उतना तो आपको लिखना ही है, साथ साथ आपको ये ग्राफ भी बनाना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपको यहां 2 लाइन लिखना होगा। ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मैं लिख देता हूं ए कैटलिस्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथवे। एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है सो दैट द एक्टिवेशन एनर्जी of reaction decreases. The activation energy of reaction decreases. ठीक है, तो ये है आपका रोल ऑफ कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन है। मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है, क्या करके, ऑप्शन आएगा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा करके, या आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा ऑप्शंस दे देगा। तो आपको मेन याद रखना है कि कैटलिस्ट का सिर्फ इतना काम है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे करता है, तो एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करके। तो इसके पहले आपने देखा कि कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन में आया और प्रोडक्ट बनवाया। अब आपने ये भी सीख लिया कि कैसे कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ बना करके आपको ये 2 लाइन लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका केमिकल काइनेटिक्स जो है पूरा खत्म हुआ। जितने भी लेक्चर्स हुए हैं ये आपके सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मेरा कंसर्न, मैंने पहले भी कहा था, सीबीएसई को और जो स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस जो देंगे स्टूडेंट्स उनके लिए था, इसलिए मैंने केमिकल काइनेटिक्स के उतने लेक्चर्स दे दिए कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं कभी कुछ जब टाइम मिलेगा तो मैं इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट केमिकल काइनेटिक्स आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे आपको अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको क्या डाउट हुआ, और वहाँ मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।